हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जेआरएफ नीति। एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पर मिलते हैं। और सबसे पहले जेआरएफ नीति को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलती है वो आपको नीति पर मिलती है। मेजरली अगर मैं बात करूँ पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एग्जामिनेशन, चाहे वो नेट सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर जैसे एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके पीसीएस से जुड़े टॉपिक्स करने के लिए भी हो, तो ये भरपूर एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री में एक इनिशिएटिव आप लोग के लिए चलाया जा रहा है। एंड आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करके प्रोत्साहन करिए, एसोसिएशन बढ़ाइए इस चीज का, क्योंकि ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है और हमारे लिए आप तक रीच आउट होने के लिए एक माध्यम बन सकता है। सो आगे बढ़ती हूँ। आज बात करने वाले हैं आईसीएसएसआर फेलोशिप के बारे में। जी हाँ, जो नॉन जेआरएफ कैंडिडेट होते हैं, यानी कि जिनका नेट हो जाता है या पीएचडी ओनली हो जाता है, और वो लोग पीएचडी कर लेते हैं, यानी कि पीएचडी में उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, एनरोलमेंट भी हो जाता है, पीएचडी कर भी रहे हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ मात्र 8,000 रुपए या फिर कुछ भी नहीं मिलता उनको क्या करने के लिए, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, पीएचडी करने के लिए उनको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आज बताने वाली हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ने ना 2025-26 के लिए जो है पीएचडी स्कॉलर्स जो कि आपके रिसर्च में ऑलरेडी इंक्लूसिव है, यानी कि ऑलरेडी पीएचडी में आपके आ चुके हैं, उन लोगों को क्या मिल रहा है, फेलोशिप मिलने का मौका मिल रहा है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 22 सितंबर से, सॉरी, हो जाएंगे 22 सितंबर से शुरू, आपके 22 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी 21 अक्टूबर। मैं जेन्युइनली आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, प्लीज लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि इसमें ना काफी सारे टीचर्स, प्रोफेसर्स और डीन वगैरह के भी सिग्नेचर चाहिए होते हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के होंगे। तो इसलिए अभी से ही इसके काम के लिए फॉर्म वॉर्म डाउनलोड करके इसके काम का करना शुरू कर देना, क्योंकि आपको नहीं पता डीन आज ऑफिस में है कि नहीं है, या एचओडी आज आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, या आपके सुपरवाइजर आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। जो लोग पीएचडी स्कॉलर्स हैं उन लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो जो है डॉक्टरल फेलोशिप के लिए आपके फॉर्म्स निकले हैं, इसको आप अप्लाई कर लेना। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस और डिटेल्स के बारे में मैं आपसे बात करती हूँ जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। वो चीज है, देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंडियन काउंसिल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च जो है आईसीएसएसआर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये आपकी रिसर्च निकले। पूरी गाइडलाइंस के ऊपर बात करती हूँ ताकि आपको भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए निकला है। ऐसा ही नहीं कि आपके सिर्फ एक ही पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखो इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट स्टडीज के लिए आपका ये निकला हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक सेकेंड बच्चे, है ना, तो इकोनॉमिक्स और डेवलपमेंट स्टडीज वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स और ये डिफरेंट डिफरेंट, अगर आपके रिसर्च टॉपिक यहाँ से अलाइन करते हो तो आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। कॉमर्स वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो 8,000 वाले ले रहे हैं ना, जो यूनिवर्सिटी का स्टाइपन ले रहे हैं, या स्टेट यूनिवर्सिटी वाले भी अगर कोई स्टाइपन नहीं ले रहे, तो बिल्कुल आप आईसीएसएसआर वाली के लिए अप्लाई कर दो। जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आप 8,000 वाली विड्रॉ कर देना, यहाँ से आपको 20,000 रुपए मिलेंगे जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। सोशियोलॉजी वाले, एंथ्रोपोलॉजी वाले, कल्चरल स्टडीज वाले, इनफैक्ट संस्कृत वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सब्जेक्ट से हैं, छोड़ दो कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। जेंडर स्टडीज हो गया, जेंडर स्टडीज हो गया, सोशियो लिंग्विस्टिक हो गया, फिलोसफिकल स्टडीज हो गया, हेल्थ स्टडीज हो गया, पॉलिटिकल साइंस से अगर आप इन एरियाज में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर लीजिए। है ना, आईआर से अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर लीजिए। आईआर से अगर है आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, डायस्पोरा स्टडीज से भी है ना, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक स्टडीज से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन से हैं, साइकोलॉजी से हैं, सोशल साइकोलॉजी से। तो देखो सब सब्जेक्ट्स को ना मौका मिल रहा है बिल्कुल। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है, देखो लीगल स्टडीज हो गया, लॉ वाले, एनवायरमेंटल स्टडीज वाले, मीडिया वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी की सारी रूरल स्टडीज वाले, जो ये दिव्यांग, देखो दिव्यांग जन स्टडीज वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये फुल टर्म फेलोशिप है जो आपको शायद 2 साल तक मिल जाती है। ठीक है, तकरीबन 2 से 3 साल आपको मिलेगी। इसमें क्या होता है कि कैंडिडेट को ना
कैंडिडेट आपका फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज जो है 40 साल से कम होनी चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन है आपकी इन कैटेगरीज के लिए भी। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर आपको सिर्फ यही फेलोशिप मिलेगी अगर आप एनसी ओबीसी ले रहे हैं या एनसी एसटी ले रहे हैं, एनसी एससी ले रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप जो है कोई और अवॉर्डेड फेलोशिप ले रहे हैं तो आपको वो छोड़नी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। एंड आई एम श्योर जो एनसी ओबीसी वगैरह ले रहे हैं इनकी तो स्टाइपेंड ज्यादा ही होगी क्योंकि ये 20,000 रुपए का स्टाइपेंड है, तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 95% टोटल फेलोशिप जो है ना उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका नेट क्वालिफाइड है, ठीक है, और 5% उन स्टूडेंट को मिलेगी जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन आईसीएसएसआर वालों को उनका जो प्रपोजल है वो क्या लग रहा है, आउटस्टैंडिंग लग रहा है, ठीक है। और कैंडिडेट जो इन फेलोशिप के लिए ऑलरेडी हैं वो लोग क्या ही अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये बात साफ लिखी हुई है, नॉन नेट वाले ही केवल अप्लाई करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डॉक्टरल फेलोशिप ले रहे हैं वो भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो 8,000 रुपए ले रहे हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी, एक बार नंबर आ जाए तो छोड़ देना इसके अंदर, ठीक है। शॉर्ट टर्म फेलोशिप्स के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो अलग चीज है। कॉन्टीजेंसी ग्रांट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, देखो आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस फॉर्मेट, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया है, स्कैन्ड कॉपी भी आपको जैसे जैसे वेबसाइट पर बताई गई है वैसे वैसे आप लोग करो। देखो मैंने कहा था ना एचओडी के साइन, डीन के साइन, डीआरसी की एक स्टैट्यूटरी बॉडी के साइन भी इसमें लगेंगे, तो देख लेना, वो सारी चीजें पढ़ लेना। पीएचडी स्कॉलर्स है, पढ़ेंगे तो ही काम बनेगा, ठीक है। आपको अपना रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना पड़ेगा, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी सबमिट कर सकते हो, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश किसी में सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी वाले लोग भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप लोग फॉरवर्डिंग लेटर्स लीजिए अपने डिपार्टमेंट से और पूरी सारी की सारी चीजें, देखो इसका ना फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर जो है ना वो बहुत टफ है, टफ तो नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा हेक्टिक है, तो जिसने ये कर लिया ना उसने समझ लो आधी जंग तो वैसी जीत ली है। काफी लोग फॉर्म के चक्कर में ही अप्लाई नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए। जो लोग ऑलरेडी अवॉर्डेड फेलोशिप ले रहे हैं वो लोग के लिए ये नहीं बनेगा, उनको पहले तो वो फेलोशिप छोड़नी पड़ेगी। ड्यूरेशन क्या होता है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, 20,000 रुपए मिलेंगे आपको, 20,000 रुपए मिलेंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको लिखकर आता है कि आप कब तक एलिजिबल हैं, जैसे अब 2025 में जो अप्लाई करेंगे ना वो 2027 या 28 तक के लिए एलिजिबल होंगे, उनको फेलोशिप मिलेगा, ठीक है। तो वो सब कुछ लिखा होता है। जिनकी सबमिशन होने जा रही है ना वो सबमिशन वाले भी अपने 3 महीने पहले ही बता देंगे। जैसे मान लो अगर आपके सबमिशन में टाइम है और आपको फेलोशिप की जरूरत है तो आप बिल्कुल ले सकते हो फेलोशिप, लेकिन अपनी सबमिशन से 3 महीने पहले आप लोग जो है बता देना कि भाई आप लोग का सबमिशन अगले 3 महीने में होने जा रहा है, तो फिर वो आपकी फेलोशिप रोक लेंगे। अदरवाइज भाई आपको पता ही है एथिकल कमिटीज की तरफ से आपको जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो झेलना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी अच्छा मीटिंग भी होगी और आप लोगों की जो है प्लीज ये पूरी प्रॉपर गाइडलाइन पढ़ लेना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप्स पर जो है फॉरवर्ड कर दूंगी गाइडलाइंस। मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ, जो भी बच्चा इसके लिए अप्लाई करने के लिए जा रहा है, ठीक है, देखिए इसके लिए ना आपकी जो है 3 महीने में आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे आप अपनी सबमिशन रिपोर्ट भेजते हो ना डिपार्टमेंट को, आप लिखते हो जब आप 8,000 की सैलरी लेते हो या फिर आप कोई भी सैलरी लेते हो, आपकी एनुअल रिपोर्ट्स भी होती है, वैसे इसकी रिपोर्ट 3-3 महीने में जानी चाहिए कि आपने क्या क्या काम करा है, बस यही सब जानकारी जनरल रिपोर्ट ही होती है, ठीक है। कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ी कुछ खास मॉनिटरिंग हो रही होती है, लेकिन आप लोग अप्लाई जरूर करिए क्योंकि पीएचडी स्कॉलर्स के पास ना हाथ में बेस होना जरूरी है, ठीक है। जो लोग भी रिसर्च स्कॉलर है इस वक्त जिनके पास स्टाइपेंड नहीं है, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी से हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हो, अगर नेट क्वालिफाइड है ना तो डेफिनेटली आप लोग इसके लिए जाइए अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो, ठीक है। अप्लाई तो करिए, अप्लाई करने में तो टैक्स नहीं भरता ना, तो प्लीज अप्लाई करिए और टाइमली फॉर्म वॉर्म फिल कर लास्ट डेट 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर से पहले ही अपना फॉर्म जो है आप जमा करवा दीजिए ऑनलाइन, ठीक है। ये आप लोग के लिए बहुत अहम चीज है जिसको आप देख सकते हैं। इसी के साथ प्लीज फॉलो कर लीजिए जेआरएफ नीति को, इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलरली क्लासेस होती है 8 बजे एंड ऑल्सो टेलीग्राम लिंक आपके लिए दिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।